नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में मेट्रो से मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उनका यह प्रचार का अनोखा अंदाज जनता को काफी पसंद आ रहा है। ट्विटर पर लगातार उनकी इस यात्रा को लेकर ट्वीट्स आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बताने के लिए मेट्रो में सवार हुआ कि शहरों से लेकर गांव में जो विकास किया वो समाजवादी पार्टी ने किया है। सरकार ने जनता को धोखा दिया है और सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक नहीं किया। सफाई के नाम पर टैक्स लिया गया लेकिन सफाई हुई नहीं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जनता से अब मैं ये अपील करने आया हूं कि इस बार मेयर सपा का बनाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ को कचरा बना दिया है। बीजेपी सरकार में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है और नालियों तक की सफाई नहीं हो पा रही है। कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उप मुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी सीएम बना। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पत्र में घोषणा की गई है कि कांग्रेस सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। आपको बता दें कि आज ही ये घोषणा पत्र जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। इस दौरान अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस भी अपने दावों को लेकर तैयार है और घोषणा पत्र में कई अहम दावे महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए किए गए हैं। आपको ये बताते चले कि घोषणा पत्र में परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाने का दावा किया गया है और साथ ही इस बार कहा गया है कि कांग्रेस इस बार ये दावा कर रही है कि बेरोजगार युवाओं को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसी के साथ ही नियमित तौर पर KSRTC और BMTC बसों में भी सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। फिरोजाबाद से यह अहम खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज दौरा होना था। उनकी जनसभा थी जिसे रद्द कर दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा होनी थी लेकिन वो जनसभा रद्द कर दी गई है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में टूंडला आने वाले थे डिप्टी सीएम और टूंडला में रामलीला मैदान में एक सभा होनी थी। जनसभा में डिप्टी सीएम संबोधन करने जा रहे थे लेकिन उनका ये दौरा कुछ कारणों की वजह से रद्द करना पड़ा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो कार्यक्रम था उसे रद्द करना पड़ा है। टूंडला आकर प्रत्याशी के लिए प्रचार करना चाह रहे थे ब्रजेश पाठक लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका ये दौरा आज के लिए रद्द कर दिया गया है। इस बीच सलमान खान को जान से मारने की धमकी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात की है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में और भारत में सलमान खान को कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सुरक्षा उन्हें दी गई है और मैं ये मानता हूं कि मुंबई जितना सुरक्षित शहर कहीं और है नहीं। दरअसल हाल ही में जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक्टर सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से सलमान खान को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी एक्टर को सिक्योरिटी मिली है और जो उन्हें एस्कॉर्ट करती है। लेकिन इस बीच सलमान खान ने एक निजी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा है कि इन सिक्योरिटी के होने से ज्यादा बेहतर होती है कि सिक्योरिटी मिल जाए। सिक्योरिटी तो है लेकिन रोड पर मैं खुलकर साइकिल चला सकूं वो मैं पहले कर पाता था लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूं। सलमान खान का यह भी कहना है कि अब मैं कहीं अकेले नहीं जा पा रहा हूं और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब मैं ट्रैफिक में होता हूं। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी हो जाती जिससे आम लोगों को भी समस्या होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुंबई में, भारत में कहीं पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी सुरक्षा दी गई है। और मैं ऐसा मानता हूं मुंबई जितनी सेफ सिटी ये तो अन्य कहीं है ही नहीं। देखिए ये जितना मोदी जी को गाली देंगे
उतने लोग इनको पराजित करेंगे, परास्त करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में, भारत में कहीं पर भी उनको और प्रियंक खड़गे के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस का कहना है कि जितना मोदी जी को गाली देंगे लोग, उन्हें उतना ही परास्त करेंगे। लोग मोदी जी को प्यार करते हैं और मोदी जी पर कोई गाली सुनना नहीं चाहता। सूरज की तरफ देखकर अगर आप थूकोगे तो थूक आपके चेहरे पर ही गिरेगा। देखिए, ये जितना मोदी जी को गाली देंगे उतने लोग इनको पराजित करेंगे, परास्त करेंगे, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। मोदी जी पर कोई गाली सुनना नहीं चाहता। इन्होंने बार बार और जितने बार मोदी जी को गाली दी, लोगों ने इनको इनकी जगह बताई। 10 साल विपक्ष का नेता भी लोकसभा में जो पार्टी नहीं बना पाती, वो पार्टी मोदी जी को गाली देकर और जमीन के नीचे जा रही है। मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज की तरफ देखकर अगर आप थूकोगे। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में पत्रकारों से बात की और आगामी चुनावों पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि जनता में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, उसे देखकर ये पूरा विश्वास हो गया है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार कर्नाटक में बनने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की हार हुई है, इसीलिए बीजेपी की सरकार का बनना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है और जिस तरह का रिस्पांस माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज में, माननीय गृह मंत्री जी के सारे रोड शो और उनकी सभाओं में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सभाओं में मिल रहा है, जनता में जिस तरह का उत्साह है और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्नाटका के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई योजनाओं को जिस तन्मयता के साथ में और जिस बखूबी धरातल पर उतारा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। राजस्थान में भी इस साल चुनाव है, दावा किया जा रहा है योजनाओं के जरिए सरकार रिपीट होगी। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने तल्ख लहजे में सत्तारूढ़ बीजेपी और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो कुछ इस सरकार में हुआ है वो जुल्म हुआ है, अगली सरकार इससे भी लंबी लकीर खींचेगी। और आजम खान ने रामपुर में ये जनसभा के दौरान कहा है। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में नगरपालिका परिषद चुनाव में सपा उम्मीदवारों के समर्थन में पक्ष रखने के लिए प्रचार करने के लिए आजम खान पहुंचे थे और आजम खान ने इस दौरान नालापार में आयोजित की गई एक नुक्कड़ सभा में कहा कि अगली बार यानी 2027 में जब सरकार आएगी और जनता से ये दावा किया है कि तवे से रोटी पलट जाएगी। नालापार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं, जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारी है, वही खड़े होकर तुम्हें सल्यूट करेंगे। और इस बीच चुनावी दावों के बीच संजय सिंह ने भी तमाम दावे कर दिए हैं। दरअसल देर रात को संजय सिंह ने आजम खां के गढ़ में दावेदारी पेश की और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से अपील की गई है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधते हुए देखे गए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में जनता से तीसरा इंजन यानी नगर निकाय मांग रहे हैं, जबकि इनका पहला इंजन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है और दूसरा इंजन योगी के नेतृत्व में कुव्यवस्थाओं का शिकार हो चुका है। जितने उत्साह से, जितनी लगन से, जितनी मोहब्बत से आज इस सभा में आप मौजूद हैं, मामून शाह के समर्थन में मौजूद हैं, इससे ये बात साफ हो गई कि रिजल्ट तो 13 तारीख को आएगा, लेकिन आज रामपुर ने बता दिया कि मामून शाह यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनकी पत्नी सना यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। साथियों, दोस्तों, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे
तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की तो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का खत्म हो रहा। एक ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे जहां हिंदू और देश के हाई सिक्योरिटी जेल माने जाने वाली तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की खबर सामने आई है। इस गैंग वॉर में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई और टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में शूट आउट करने का आरोप लगा था। इसी साथ ही जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का भी आरोप टिल्लू पर लगा था। और बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में योगेश टूडा और उसके साथी दीपक तीतर ने लोहे की रॉड से टिल्लू पर हमला कर दिया। इसके बाद उसे डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुबह ही उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हार्ट अटैक से मौत होने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मन की बात के 100 एपिसोड पूरे करने पर धन्यवाद। कहा यह भी गया कि उनके कई एपिसोड में उत्तराखंड से जुड़े व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है और कई ऐसी अहम बातें कही गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। 4 धाम यात्रा का प्रसाद प्रधानमंत्री को भेंट किया और आदि कैलाश आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। अपनी प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है और 4 धाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती। और यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता पहलवानों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रविवार को एक महिला पहलवान ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। अब दिल्ली पुलिस जल्दी ही यौन शोषण मामले के आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लिए जांच के लिए उन्हें बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहलवानों के संपर्क में हैं और पहलवानों के बयान के बाद दिल्ली पुलिस सवालों की एक लिस्ट तैयार करेगी, जिसका जवाब बृजभूषण को देना होगा। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है, जिसके चलते सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कहां सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और एक सर्वश्रेष्ठ भारत के मंत्र में पूरे देश को साकार किया है ये मंत्र, और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। और केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि केवल गुजरात के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए, हम सबके लिए खास दिन है। कहां सवाल, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मध्य प्रदेश भी अपने ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है।
सब आपड़ा मानुष आहे। जैसे दूध में घुल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही सब मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेशी हो जाते हैं। और अपना मध्य प्रदेश भी कम नहीं है जी। हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर 1 थे। इस साल 16.06%। हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तो पर कैपिटा इनकम, हम तो बीमारू राज्य थे, 11,000 थी, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे जो योगदान 3% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश के इस विकास में गुजरात और महाराष्ट्र। और अब इंदौर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि गाड़ी टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। हीरानगर थाने की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जनकपुरी कॉलोनी में गाड़ी के टकराने की वजह से नाराज होकर बदमाशों ने रितेश यादव नाम के शख्स पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की दबिश दी जा रही है। और कटनी से खबर है, जहां आम जनों को सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए जीवन अनमोल है और इसी नारे के साथ लोगों को बचाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता के लिए ये रैली कटनी पुलिस ने निकाली है, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, अधिकारी और थाना प्रभारियों ने मिलकर अपने सिर पर हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाई और शहर भर में भ्रमण कर एक विशाल रैली निकाली गई है। रैली को हरी झंडी दिखाकर कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने रवाना किया है। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल से यह आगाज हुआ था इस रैली का और इसी के साथ ही 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका पूरा उद्देश्य है कि आम जन के भीतर जो है यातायात के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, हेलमेट का प्रयोग हो, सीट बेल्ट का प्रयोग हो, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक जैसी गतिविधियों से बचा जाए, दुर्घटनाओं में कमी हो, साथ ही साथ दुर्घटना में जान माल की भी हानि कम से कम हो, इसको धीरे धीरे। और मजदूर दिवस पर पूर्व नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता समता ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है। इसमें यह कहा गया है कि पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1886 में पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और दमनकारी नीतियों से मजबूर होकर मजदूरों को उनके शोषण को बचाए रखने के लिए आंदोलन किया गया था। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सदस्यता चलाते हुए मजदूर विरोधी कानून तैयार किया जा रहा है और मजदूर विरोधी कानून को 44 से 4 बना दिया गया। देश के अधिकांश सरकारी संस्थानों को प्राइवेट में बेचा जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी इन सब का विरोध करती है और मजदूरों के साथ सदैव खड़ी रहती है। और इस बीच एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन पर एआईएमआईएम के द्वारा जो है ये हमला किया गया है। और आसिम वकार ने कहा कि भाजपा पसमानदा सम्मेलन एक धोखा है, आम मुस्लिम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है और बीजेपी मुसलमानों के साथ ना थी और ना होगी। उससे कह दो ये सब हमारे शहीद हैं, तो दबाव जो बना रहे हैं उनसे एक बात कह दीजिए। राम इंदौरी साहब का एक शेर है कि वो हमें डरा रहा है उसकी फितरत, वो हमें डरा रहा है। उससे कह दो कि हम डरे नहीं हैं, हम शांत हैं, हम चुप हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें सलीका आता है, हम न घबराते हैं न डरते हैं, हम
सिर्फ वक्त के हिसाब से तुमसे आंख में आंख डालकर मुकाबला करने का इंतजार। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें कि आरोपी गुड्डू की लोकेशन मिल गई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर आरोपी गुड्डू की लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है और बमबाज गुड्डू जिसकी लोकेशन ढूंढ निकाली गई है, मुस्लिमों की लोकेशन यहां पर गोवा में मिली और हत्याकांड के बाद से ही ये गुड्डू बमबाज फरार है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू बमबाज की लोकेशन पुलिस ने ढूंढ निकाली है। गोवा में ये लोकेशन ट्रेस की गई है और अब पुलिस दबिश दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बताते चलें, जहां गुड्डू बमबाज की लोकेशन पता चल चुकी है। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन।